Hello class, today we are going to talk about the CITES, CITES. So let's start the topic today. देखो बच्चों, सबसे पहले जो है इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं कि साइट्स का जो है ओरिजिन है वो कैसे और कब हुआ. So the 20th century saw several attempts to bring trade in wild species under some form of control for conservation purposes. तो ये है क्या, पहले तो ये देख लो. ये है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज. मतलब जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनकी जो ट्रेडिंग होती है मार्केट में, उनकी जो उनको जो ट्रेडिंग के लिए उनकी जो पोचिंग होती है, मतलब उनको मारा जाता है और उनसे जो भी मान लो कि जो हाथी दांत है, आपको पता है उसका जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो उसकी ट्रेडिंग होती है. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है, उस ट्रेडिंग पर रोक लगाती है या उसके ऑब्जर्वेशन करती है. तो जो 20th सेंचुरी में थे, तो 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या था कि बहुत सारे अटैम्प्ट उठाए गए वाइल्ड स्पीसीज की जो ट्रेडिंग थी उसको कंट्रोल में लाने के लिए, ताकि कंजर्वेशन हो सके. जैसे कि लंदन कन्वेंशन हुई, डिजाइन टू इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन अफ्रीका विच आर यूजफुल टू मैन और इनऑफेंसिव 1900. तो सन 1900 में क्या हुआ कि लंदन कन्वेंशन हुई, जिसमें ये डिज़ाइन किया गया कि विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं, जो जातियां हैं वाइल्ड एनिमल्स की अफ्रीका में, जो कि यूजफुल है मैन के लिए, उनका कंजर्वेशन इंश्योर हो सके. ओके. द लंदन कन्वेंशन रिलेटेड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन देयर नेचुरल स्टेट 1933. 1933 में जो लंदन कन्वेंशन जो कि रिलेटिव थी किसके लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन देयर नेचुरल स्टेट. उसके बाद 1940 में वाशिंगटन कन्वेंशन ऑन नेचर प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन इन दी वेस्टर्न हेमिस्फीयर. इसके बाद जो है वाशिंगटन कन्वेंशन हुई जो कि नेचर प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के बारे में थी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. एल्जियर्स अफ्रीकन कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 1968. तो एक एल्जियर्स अफ्रीकन कन्वेंशन हुई जो कि नेचर के कंजर्वेशन और नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए थी, 1968 में हुई. लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी नहीं थी कि जो मतलब एक पुख्ता, मतलब सही तरीके से जो है काम कर सके या सही तरीके से जो है इंटरनेशनल ट्रेडिंग पर इन वाइल्ड एनिमल्स की जो ट्रेडिंग है उसको रोक सके. सो मूलभूत रूप से, फंडामेंटल रूप से जो है साइट्स वाज बोर्न फ्रॉम अ रिजोल्यूशन अडोप्टेड बाय द 8th जनरल असेंबली ऑफ IUCN हेल्ड इन नैरोबी इन 1963 विच एक्सप्रेस्ड concerned about the wildlife trade and called for a mechanism to regulate this trade. तो इसका जो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो सार है वो कहाँ से मिला, कि जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी जनरल असेंबली हुई थी, 8th जनरल असेंबली हुई थी 1963 में, वहाँ से इसका कंसर्न आया वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बारे में, ताकि इसको रेगुलेट किया जा सके. तो ये है क्या, साइट्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. तो कोई ऐसा प्लांट जिससे मेडिसिन बनती हो और वो एंडेंजर्ड हो और उसका फिर भी हम ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, या कोई हमें कह सकते हैं कोई एनिमल है, ओके, उसके फर का यूज हो रहा है. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है, उस ट्रेडिंग पर जो है रोक लगाती है. ये क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स के बीच में.
एम्स क्या क्या है इसके? इट्स एम्स इज टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। तो इंश्योर करता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है स्पेसिमेंट्स की, वाइल्ड एनिमल्स की या प्लांट्स की, उससे उनके सर्वाइवल पर किसी तरह का थ्रेट ना आए। ये ना हो कि मतलब हम उनकी इंटरनेशनल ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो एक्सटिंक्ट ही हो जाए। बिकॉज द ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स क्रॉसेस बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज एंड द एफर्ट टू रेगुलेट इट रिक्वायर्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू सेफगार्ड सर्टेन स्पीशीज फ्रॉम ओवर एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि जो ट्रेड है वाइल्ड एनिमल्स का और प्लांट्स का कंट्रीज़ के बीच में जो है, जो बॉर्डर्स हैं क्रॉस करता है, और ये जो एफर्ट है टू रेगुलेट इट रिक्वायर्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो सभी का जो है कोऑपरेशन चाहिए इसको रेगुलेट करने के लिए, और ताकि जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके स्पीशीज़ का, उसको सेफ गार्ड रखना है, उसको सेव करना है। साइट्स वॉज कंसीव्ड इन द स्पिरिट ऑफ सच कोऑपरेशन। तो साइट्स को जो है सभी का जो है एक सच्चा और अच्छा कोऑपरेशन चाहिए। कहने की बात तो ये है। इट वॉज साइंड ऑन 3 मार्च 1973 वाशिंगटन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो इसको जो है, इसका जो सभी लगभग जो इसमें देश थे जो जिन्होंने पार्टिसिपेंट थे जो इसके, तो उन्होंने 3 मार्च 1973 को जो है वाशिंगटन में जो है क्या करा, साइन करा इस एग्रीमेंट पर साइट्स के, और इसी दिन को जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में भी मनाया जाता है। इट एंटर्ड इन फोर्स ऑन 1 जुलाई 1975। तो ये फोर्स में लागू कब से हुई? 1 जुलाई 1975 से। ऑल्दो इट इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। तो ये जो नेशनल लॉज है उसका स्थान नहीं लेती। ये क्या है, लीगली बाइंडिंग है पार्टीज़ के ऊपर। करंटली देयर आर 183 मेंबर्स। तो इसके जो है 183 मेंबर्स हैं। साइट्स एडमिनिस्टर्ड थ्रू UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये एडमिनिस्टर किसके द्वारा होती है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। का जो सेक्रेटेरिएट है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हेल्ड इज हेल्ड वंस एवरी 3 ईयर्स। तो लगातार जो भी इसके मेंबर्स हैं उनकी जो है प्रत्येक 3 साल में जो है बैठकें होती रहती हैं, असेंबलीज होती रहती हैं। तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? कॉप बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उसमें ये जो भी विचार विमर्श आगे की और पीछे की जो दशा है वाइल्ड एनिमल्स की, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, या कौन से स्टेप उठाने हैं, किसको जो है किसकी इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो है रोकनी है, किसकी बढ़ानी है। तो उसी बारे में जो है विचार होता रहता है। हर 3 साल बाद जो है इनकी बैठकें अलग अलग शहरों, अलग अलग कंट्रीज में होती रहती हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप। और ये हमने उसमें भी पढ़ा था, किसमें? जब हमने बात करी थी अभी अर्थ समिट की बात करी थी और रियो समिट की बात करी थी। तो ये जो कॉप है ये प्रत्येक 3 साल में होती है। अब इन्होंने क्या करा, साइट्स के हिसाब से जो है 3 कैटेगरीज बना दी इन्होंने, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। इट इंक्लूड्स स्पीशीज थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन। तो अपेंडिक्स 1 में जो है उन स्पीशीज़ को रखा गया है जो कि काफ़ी थ्रेटेंड है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। मतलब उन्हें खतरा है कि वो बस अब एक्सटिंक्ट हो ही जाएंगी। ट्रेड इन स्पेसिमेंट्स ऑफ दीज स्पीशीज इज़ परमिटेड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो इनका जो ट्रेडिंग है वो केवल कुछ कारणों, मतलब उसके लिए एक पुख्ता कारण चाहिए ताकि उसका इंटरनेशनल ट्रेड हो सके, या कुछ एजुकेशनल पर्पज़ या कुछ रिसर्च पर्पज़ के अगर होगा तो मतलब शायद की चांस हो कि साइट्स की जो है परमिशन मिल जाए। अदरवाइज़ आपको किसी तरह की परमिशन नहीं मिलेगी कि इसकी इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो सकती है। नेक्स्ट है अपेंडिक्स 2।
It includes species not necessarily threatened with extinction but in which trade must be controlled in order to avoid utilization incompatible with their survival. इनमें वो स्पीसीज है जो कि जिनका एक्सटिंक्शन तो नहीं, मतलब एक्सटिंक्शन की कगार पर तो नहीं है, पर आवश्यकता है कि उनको कंजर्व किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में क्या होगा, ये हो सकता है कि वो एक्सटिंक्ट के थ्रेटन में आ जाए, खतरे में आ जाए। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए, ताकि इसका ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, यूटिलाइजेशन ना हो, ताकि उनका जो सर्वाइवल है वो इनकम्पैटिबल हो जाए, तो उसी को रोकने के लिए क्या किया, इसको अपेंडिक्स सेकंड में डाल दिया। जो भी स्पीसीज होगी जो एक्सटिंक्ट की कगार पर नहीं होगी, लेकिन अगर उनका यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो तो वो एक्सटिंक्ट की कगार पर आ सकती हैं। थर्ड है अपेंडिक्स थर्ड। दिस अपेंडिक्स कंटेन्स स्पीसीज दैट आर प्रोटेक्टेड इन एट लीस्ट वन कंट्री। तो ये जो है इसमें वो स्पीसीज होंगी जो कि एक कंट्री में जो है प्रोटेक्टेड है, विच हैज़ आस्क्ड अदर साइड्स पार्टीज फॉर असिस्टेंस इन कंट्रोलिंग द ट्रेड। Changes to Appendix Third follow a distinct procedure from changes to Appendices First and Second, as each party is entitled to make unilateral amendments to it. तो अपेंडिक्स थर्ड को जो है फॉलो करने का डिस्टिंक्ट प्रोसीजर है अपेंडिक्स फर्स्ट और सेकंड के अलावा। और इसमें जो है बेसिकली जो है स्पीसीज जो है प्रोटेक्टेड रहती हैं, और इसमें जो हम सिंपल सी बात कर सकते हैं कि इसमें जो इनकी इस अपेंडिक्स थर्ड में जो स्पीसीज आएंगी उनका जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग है वो उसकी परमिशन मिल सकती है। कहने की बात यह है। अब बात करते हैं कोप 18 की, जो कि 2019 में हुई थी। और कोप 18 इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया ने जो है एक प्रपोजल भेजा था। आपने सीसम सुना होगा नाम, सीसम आमतौर पर आपको देखने को मिलती होगी। सीसम जिसका जो वैज्ञानिक नाम है डेल्बर्जे सीसो, और जिसको जो है कॉमन नेम है जिसका रोजवुड, या इंग्लिश में जो नेम है रोजवुड है। अब इसको क्या हुआ, इसका प्रपोजल भेजा, देखते हैं क्या था। तो कोप 18 वाज ओरिजिनली शेड्यूल टू टेक प्लेस इन कोलंबो श्रीलंका। तो ओरिजिनली तो ये कोलंबो श्रीलंका में होनी थी फ्रॉम 23 मई टू 3 जून 2019। तो ये 23 मई से लेकर के 3 जून तक 2019 कोलंबो में होनी थी, श्रीलंका में। फॉलोइंग द इवेंट्स इन श्रीलंका ऑन 21 अप्रैल 2019 द सेक्रेटेरिएट अनाउंस्ड द पोस्टपोनमेंट एंड शिफ्ट ऑफ द वेन्यू टू जेनेवा। तो कहाँ हुई है, उसके बाद जेनेवा में हुई। ऑब्जेक्टिव क्या था, द मीट एम्ड एट द डिस्कशन ओवर द फ्यूचर ऑफ द इवोरी ट्रेड। तो जो हाथी दांत है उसकी जो ट्रेडिंग है, इलीगल किलिंग्स ऑफ राइनोज, जो राइनो की जो बड़ी बुरी तरीके से जो किलिंग हो रही है, एंड द राइनो हॉर्न ट्रेड, उसका जो सींग है उसका जो ट्रेडिंग हो रही है। मैनेजमेंट ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट पॉपुलेशन, उसका प्रबंधन करना था जो अफ्रीकन एलिफेंट है उसके पॉपुलेशंस को। एंड द बूमिंग एक्जोटिक पेट बिजनेस। अब क्या था कि इंडिया वाज डिसाइडेड टू मूव द स्मॉल क्लाउड ऑनिक्स सिनेरियस एंड स्मूथ कॉटेड ऑटर लुटोगेल परस्पिसिलाटा फ्रॉम साइट्स अपेंडिक्स सेकंड टू साइट्स अपेंडिक्स फर्स्ट। तो ये जो स्पीसीज थी इनको क्या करा, ये थ्रेटन थी, तो इनको क्या करा, अपेंडिक्स सेकंड से अपेंडिक्स फर्स्ट में डाल दिया। मतलब इनका कंजर्वेशन मस्ट कर दिया कि आपको इनको कंजर्व करना ही है। इनकी इंटरनेशनल ट्रेडिंग पर बिल्कुल रोक लगा दी। स्मूथ कोटेड ऑटर नंबर्स इन द वाइल्ड हैड फॉलन बाय एटलीस्ट 30% ओवर द पास्ट 30 ईयर्स। तो 30 सालों में लगभग जो है इसकी जो पॉपुलेशन है वो 30% तक फॉल हो चुकी है। द टोकोई गेको विल बी इंक्लूडेड इन साइट्स अपेंडिक्स सेकंड। इसको जो है अपेंडिक्स सेकंड में डाल दिया गया। द इंडियन स्टार टोटोइज वाज अपग्रेडेड टू साइट्स अपेंडिक्स फर्स्ट, गिविंग इट द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फ्रॉम कमर्शियल ट्रेड।
और इंडियन स्टार टॉर्टोइज है उसको जो है अपग्रेड कर दिया गया, साइट्स अपेंडिक्स फर्स्ट में डाल दिया गया और उसको जो है इस वजह से क्या हुआ, हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिली कमर्शियल ट्रेड से। मतलब कहने की बात यह है कि अगर कोई स्पीसीज अपेंडिक्स फर्स्ट में है तो उसकी इंटरनेशनल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर जो सेकंड में है उसकी परमिशन आपको मिल सकती है और थर्ड में ज़्यादातर परमिशन मिल जाती है। इंडिया हैज़ आल्सो प्रपोज टू रिमूव रोजवुड। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने COP 18 में क्या करना था, उसको एक प्रपोजल भेजा टू रिमूव रोजवुड डल बुर्जेस इशू फ्रॉम अपेंडिक्स सेकंड। ये अपेंडिक्स सेकंड में थी साइट्स के हिसाब से, और इसकी जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग थी उस पर जो है रोक लगा रखी थी। कुछ केसेस में जो है परमिशन मिल जाती थी, लेकिन इंडिया क्या क्योंकि इंडिया में जो है इसकी जो हम ये कह सकते हैं पॉपुलेशन है, इंडिया में जो इसकी पॉपुलेशन की जो परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक ठीक है और इसको जो है रीग्रो भी करना आसान है। आपको जनरली यहाँ पर देखने को मिल जाएगी हरिद्वार उत्तराखंड में। और बट दिस प्रपोजल इज़ रिजेक्टेड। अब साइट्स ने क्या किया, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इसमें जो है कुछ चेंजेस कर दिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चलो सर्टेन एग्जम्पशंस ऑफ रोजवुड यूज इंक्लूडिंग फॉर फिनिश्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंपोनेंट्स पार्ट्स दैट कंटेन रोजवुड। तो इन्होंने क्या परमिशन कुछ छूट कर दी। किस तरह की छूट कर दी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि गिटार में जो है शीशम का यूज होता है, शीशम का यूज होता है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स बनाने में, तो उसमें जो है उसके लिए छूट कर दी, फिनिश्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कंपोनेंट्स पार्ट्स। अदर फिनिश्ड रोजवुड प्रोडक्ट्स सच एज स्मॉल हैंडीक्राफ्ट्स वेइंग लेस देन 10 किलोग्राम पर शिपमेंट। तो इसकी जो है एक वैल्यू रख दी कि आप 10 किलोग्राम तक की जो है वेट की जो है शीशम को जो है आप क्या कर सकते हैं, शिप कर सकते हैं, जैसे है छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स बनाने के लिए। और would also be exempt, that's a change from an earlier proposal that had put the limit at 500 grams per item। अब इन्होंने क्या करा था कि पहले इसकी जो वैल्यू थी वो 500 ग्राम थी, मतलब 500 ग्राम से अगर आपको ऊपर ले जानी है तो उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती थी आपको, लेकिन अब इन्होंने क्या किया 10 किलोग्राम कर दिया इसका। चार्ल्स बार्बर, द डायरेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट लीगलिटी इनिशिएटिव फॉर द नॉन प्रॉफिट वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट एंड मेंबर ऑफ द रोजवुड वर्किंग ग्रुप सेड। अब चार्ल्स बार्बर कौन है, ये रोजवुड वर्किंग ग्रुप के जो है मेंबर हैं और डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट लीगलिटी के। और इन्होंने क्या कहा कि द एग्जम्पशन फॉर फिनिश्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ए कॉमन सेंस मेजर है। ये कॉमन सेंस मेजर है जो छूट मिली है फिनिश्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, मतलब रोजवुड को जो छूट दी है या आप इसको जो है 10 किलोग्राम तक जो है शिपमेंट कर सकते हो उसकी, और क्या कर सकते हो इसको फिनिश्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जो है यूज़ कर सकते हो। That rectifies a key implementation barrier for the otherwise essential rosewood listing decided at COP 17 in October 2016। तो इसको COP 17 में क्या करा था, अपेंडिक्स सेकंड में थी। अब बार्बर जो है चार्ल्स बार्बर ने क्या कहा कि दैट विथ द चेंज रोजवुड रॉ मटेरियल दैट गोज इनटू इंस्ट्रूमेंट्स रिमेन्स रेगुलेटेड अंडर साइट्स। जो रोजवुड का जो कच्चा माल था, कच्चा मटेरियल था, दैट गोज इनटू इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स अंडर रेगुलेटेड अंडर साइट्स, तो वो साइट्स के अंडर ही रेगुलेट होगा। बट वंस इट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू ए फिनिश्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इट विल नो लॉन्गर नीड साइट्स डॉक्यूमेंटेशन। तो इसको जो है अगर आप इसका जो है फिनिश्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इसको यूज़ करोगे तो इसको जो है साइट्स के डॉक्यूमेंटेशन या साइट्स की जो परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। दिस रिमूव्स अ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑन साइट्स अथॉरिटीज़। तो इससे जो है क्या होगा, जो साइट्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है या जो अथॉरिटीज़ है उन पर भी इतना बर्डन नहीं आएगा। क्योंकि पहले आपको अगर मतलब 500 ग्राम से अगर आप इससे ऊपर का ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, साइट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो बार बार उनसे भी परमिशन लेनी पड़ती थी, तो वो भी परेशान हो गए थे। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि इससे जो है इन पर भी बर्डन कम हो गया है, मतलब यहाँ पर भी जो है बार बार परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। This removes a major administrative burden on sites authorities and that did not have any substantial conservation impact. The driver of the
illegal and unsustainable global rosewood boom is the China-based Hongmu replica antique furniture industry, and this is the where the focus of sites regulation and implementation should be. तो चाइना की एक कंपनी है जो कि होंगमो रेप्लिका एंटिक फर्नीचर इंडस्ट्री नाम की है, जिसको जो है जहाँ पर जो है साइट्स का जो फोकस है वहाँ पर जो रेगुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि वो सब मेन जो कंपनी है जो कि सिस्टम का जो है यूज करती है। अब जो COP19, आगे इसके फ्यूचर की बात कर लेते हैं। जो COP19 है, इट विल बी हेल्ड इन 2020। तो प्रत्येक जो है 3 साल में, एवरी 3 ईयर्स में होती है, प्रत्येक 3 साल में होती है। और ये कहाँ होगी? कोस्टा रिका में। साइट्स बिग कैट टास्क फोर्स, और इसमें जो है किसका जो मेन जो विषय होगा, जो मुख्य जो सब्जेक्ट होगा वो बिग कैट टास्क फोर्स होगा। Establish a big cat task force to address threats and issues common to the big cats of Africa, Asia and Latin America। जो अफ्रीका, एशिया और लेटिन अमेरिका के जो बिग कैट्स हैं उन पर जो थ्रेट्स हैं और जो कॉमन इश्यूज है उसके बारे में बात होगी। तो ये कुछ था साइट्स के बारे में। तो बेसिक रूप से ये जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग है, मतलब कोई प्लांट है उससे कोई मेडिसिन बनती है, कोई तो बेसिकली क्या करना है, मतलब उसको प्रिजर्व भी करना है, और मतलब ऐसा भी मतलब अगर वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है तो फिर तो उसकी इंटरनेशनल ट्रेडिंग रोक दी जाएगी। अगर वो फल फूल रहा है, अच्छी मात्रा में उसकी जो पॉपुलेशन है, अच्छी परसेंटेज है पॉपुलेशन की, तो तब जा कर के उसको उसकी परमिशन मिल सकती है। तो ये था कुछ साइट्स के बारे में, एक बार इसको पढ़ लेना।